नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। जैसा कि कल हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ा था, आप सब ने पढ़ा था अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और जो दूसरा टॉपिक हमने लिया था वो था अधिगम के वक्र यानी कि कर्व्स ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने 4 प्रकार के अधिगम के वक्र पढ़ लिए थे। सबसे पहला वक्र जो हमने पढ़ा था वो था सरल और रैखिक वर्ग वक्र, यानी कि जो एक ऐसा वक्र जो जिसमें हमारी जो सीखने की कैपेसिटी होती है वो एकदम सीधे बढ़ती है, जो सीखने की स्पीड होती है वो एकदम सीधे बढ़ती है। और आप सबको मैंने बताया था कि ऐसा वक्र हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। फिर हम लोग ने धनात्मक वक्र पढ़ा, नेगेटिव वक्र पढ़ा, और फिर हमने मिक्स्ड ग्राफ पढ़ा था कि कैसे कैसे हम लोग मिक्स्ड हमारा जो ट्रांसफर ऑफ जो सीखने की स्पीड होती है वो कैसे मिक्स्ड कब होती है, एस टाइप ग्राफ जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने पिछले क्लास में कवर अप कर ली थी। तो पिछले क्लास से अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अधिगम के वक्र की कुछ वक्र के बारे में पढ़ लिया था। अधिगम के वक्र की कुछ परिभाषाएं रह गई थी जिनको आज हम इस क्लास में लेने वाले हैं। देखते हैं कि किसने क्या कहा है अधिगम के वक्र के बारे में। देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन जो हम लोग लेने वाले हैं वो है गेट्स महोदय की। गेट्स IA गेट्स, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया में गति एवं प्रगति को दिखाता है। गति एवं प्रगति को दिखाता है। आप सभी को पता है, जब मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी तो भी यही चीज बताया था कि जो वक्र होता है वो क्या दिखाता है, सीखने की क्रिया में गति एवं प्रगति को दिखाता है। तो सबसे सटीक डेफिनेशन की है यही अधिगम के वक्र की परिभाषा भी है कि क्या करता है अधिगम का वक्र, तो सीखने की क्रिया में गति एवं प्रगति को दिखाता है। यही है IA गेट्स साहब की डेफिनेशन। स्किनर की बात करें तो अधिगम का वक्र की किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति दिखाता है। देखिए कितनी सही बात कही है स्किनर साहब ने कि अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति दिखाता है। उन्नति मीन्स होता है पॉजिटिव, अवनति मीन्स होता है नेगेटिव। तो कल भी आपने 2 वक्र पढ़े थे। एक ऐसा वक्र पढ़ा था जिसमें हम पहले स्लो और फिर धीरे धीरे करके तेज अपने आप को तेज सीखने लगते हैं। और एक ऐसा वक्र पढ़ा था जब हम शुरुआत में तो तेज पढ़ रहे होते हैं, शुरुआत में हमारा अधिगम तेज हो रहा होता है, लेकिन लास्ट में आते आते किसी कारणवश, वो कारण हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, किसी कारणवश जब हमारा अधिगम जो है स्लो हो जाता है और टॉप पे जाने के बाद हम फिर से नीचे आने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसको उसी चीज को दिखाता कौन है, उसको दिखाता है अधिगम का वक्र। तो आपने एक पॉजिटिव कर्व पढ़ा था, एक नेगेटिव कर्व, यानी कि सकारात्मक वक्र और नकारात्मक वक्र। तो वही लिखा है कि अधिगम वक्र किसी क्रिया में उन्नति या अवनति दिखाता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है अलेक्जेंडर की। सीखने के आंकड़ों को जब ग्राफ पर दर्शाते हैं तो सीखने का वक्र बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि सीखने के आंकड़ों को हमने जिस स्पीड से सीखा, ठीक है, हमने जिस स्पीड से सीखा, हमारे अंदर प्रोग्रेस जिस स्पीड से हुई, उसको ग्राफ पेपर पर दिखाना, मतलब 1 2 3 में ना लिख के सीधे ग्राफ पेपर पे एक लाइन खींच के दिखाना, क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं या सीखने का वक्र कहते हैं। तो सीखने के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर दर्शाना सीखने का वक्र बनाता है। तो ये हो गई आपके अलेक्जेंडर साहब की डेफिनेशन। तो ये रही आपकी कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट लोगों की। पहली रही आपकी IA गेट साहब की, दूसरी डेफिनेशन आपने ली स्किनर साहब की, और तीसरी डेफिनेशन जो आपकी थी वो थी अलेक्जेंडर साहब की। 3 डेफिनेशंस हमने ली। पढ़ने वाले हैं अधिगम का पठार। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम का पठार। तो अधिगम का पठार शुरू करने से पहले सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशंस देख लेते हैं। आपको डेफिनेशन से आइडिया भी हो जाएगा कि हां हम एक्चुअली पठार होता क्या है। पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की क्रिया में प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। क्या है पठार? तो पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की क्रिया में प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। तो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्टेज आ जाता है जहां पर हम जो सीखते हैं उसका कोई
प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, मतलब ना के बराबर होता है। आप वहां पे पता भी नहीं चलता है कि आप कुछ सीख रहे हो, आपकी लर्निंग जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। वहां पर पता नहीं चलता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम उस वक्त कुछ नहीं सीख रहे होते हैं। तो यही होता है आपका अधिगम का पठार। दूसरी डेफिनेशन जो हमको लेनी है वो है रॉस की। पठार सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता है। पठार क्या है? सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को सूचित करता है, जो उस अवधि को सूचित करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति ना हो। देखिए फिर वही बात कि पठार क्या है? सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता है। भाई सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता तो है ही है, क्योंकि उस टाइम पर आकर आपका जो लर्निंग है वो कुछ टाइम के लिए रुक गई होती है। तो सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता तो है ही है, जो उस अवधि को सूचित करता है। किस अवधि को सूचित करता है? जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति ना हो। और जब कोई उन्नति ना हो यानी कि आपकी लर्निंग जो है वो आके कहीं ना कहीं रुक गई हो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब लर्निंग मैक्सिमम हाइट अटेन करके कुछ टाइम के लिए रुक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर था वहां पर अधिगम का पठार। क्या आंसर था? अधिगम का पठार। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लेंगे सोरेनसन की। सोरेनसन साहब ने कहा है कि पठार कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक रह सकते हैं। पठार कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक रह सकते हैं। किसकी डेफिनेशन है ये? सोरेनसन साहब की। भाई अभी कैसे कुछ दिनों तक, कैसे कुछ हफ्तों तक और कैसे कुछ महीनों तक रह सकता है, ये हम लोग अभी जब इसके कारण पढ़ेंगे, पठार के कौन कौन से कारण होते हैं, तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे पठार कुछ दिनों, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों तक रह सकता है। इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम का पठार। देखते हैं कि क्या होते हैं अधिगम के पठार। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अधिगम के पठार। चली चली हाँ चली चली, चली चली हाँ चली चली, इश्क की हवा चली, मैंने अपने दिल को जाना, चली चली हाँ चली चली। चलिए शुरू करें अधिगम का पठार। हेडिंग डालिए अधिगम का पठार। अधिगम का पठार। देखिए क्या होता है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार एक ऐसा एक टाइम पीरियड आता है जब किसी कारणवश, अधिगम के पठार में क्या होता है कि किसी कारणवश कुछ टाइम तक के लिए आपकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल बिल्कुल रुक जाती है। वहां पर आप कुछ नया नहीं सीख रहे होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, अब आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप सो गए। अब सो रहे हैं तो बहुत लोग तो नींद में भी सपने देखा करते हैं कुछ नई चीज, वो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद और जापान घूमते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल सो गए, वो जब सो जाते हैं तो उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, और सो गए तो फिर जब सुबह उठेंगे तभी पूरी दुनिया से फिर से मुखातिब होते हैं, तभी पूरी दुनिया से फिर से उनकी मुलाकात होती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए है कि जब आप निंद्रा में हो, थकावट हो, बीमार हो जाएं, या किसी कारणवश कोई बाधा उत्पन्न हो जाए और आपकी जो सीखने की गति है वो बिल्कुल रुक जाए और कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल ही ना कुछ सीखें, तो उसी टाइम पीरियड को कहते हैं अधिगम का पठार बनता है। अधिगम के पठार में क्या होता है कि आपका जो अधिगम का वक्र बनता है वो ऊपर की तरफ ना जाके कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और सीधी रेखा में बढ़ने लगता है।
ठीक है, तो यही होता है अधिगम का पठार। आइए इसको लिखते हैं और अधिक ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अधिगम की वह अवधि, अधिगम की वह अवधि जब अधिगमी, अधिगम की वह अवधि जब अधिगमी कुछ कारण, कुछ कारण कुछ कारण जैसे निद्रा, थकान, जैसे निद्रा, थकान, बीमारी, आदि कारणों से कुछ समय के लिए, कुछ समय लिखिएगा आप लोग, कुछ समय के लिए सीखना स्थगित कर देता है, स्थगित कर देता, कुछ समय के लिए सीखना स्थगित कर देता है, तो उसके अधिगम का वक्र ऊपर या नीचे ना जाकर एक सीधी रेखा में बढ़ता है, एक सीधी रेखा बन जाता है, इसे अधिगम, सॉरी दिख नहीं रहा होगा ना, ये देखो कुछ समय लिखा है यहां पे, कुछ समय, और ये अधिगम का वक्र, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है अधिगम, इसे अधिगम का पठार, इसे अधिगम का पठार कहते हैं, इसे अधिगम का पठार कहते हैं, ठीक। अधिगम की वह अवधि जब अधिगमी कुछ कारण जैसे निद्रा यानी कि नींद, थकान, बीमारी आदि कारणों से कुछ समय के लिए सीखना स्थगित कर देता है यानी कि रोक देता है, तो उसके अधिगम का वक्र ऊपर या नीचे ना जाकर एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बन जाएगा, इसे अधिगम का पठार कहते हैं, इसे अधिगम का पठार कहते हैं। अब देख लेते हैं अधिगम का वक्र कैसे बनता है। भाई सीधी रेखा में बनता है तो कैसे बनता है, देखिए मान लीजिए ये आपका कर्व बनना शुरू हुआ, फिर ये कुछ टाइम तक सीधा आया, फिर ये बढ़ा, फिर ये सीधा गया। तो अब ये देखिए यहां पर कुछ टाइम के लिए आपका जो कर्व है
वो सीधा हो गया है। कहां पे? ये देखिए यहां पे ये जो टाइम है, ये यहां पे देखिए कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये आपका पठार है। फिर देखिए यहां पे कोई ऊपर नीचे नहीं, ये आपका पठार है। आदमी ने सीखा, बढ़ा, फिर कुछ टाइम के लिए रुका, फिर बढ़ा, फिर यहां पे आके रुका, और फिर यहां पे बढ़ा, और फिर आके रुक गया। तो ये हुआ आपका पठार। इसको बना लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पठार के कारण। अगर ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए आपकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, तो उसके कुछ कारण भी होंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं जिनके कारण, सब लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अधिगम का पठार बनता है। क्यों भाई लर्निंग क्यों रुक जाती है? हम तो कहते हैं कि सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो ऐसे क्यों, ऐसा कौन सा टाइम आता है हमारे जीवन में जब हमारी लर्निंग कुछ समय के लिए रुक जाती है? और रुक जाती है तो क्यों रुक जाती है? हेडिंग डालिएगा, पठार के कारण। पठार के कारण, पठार के कारण। ठीक, अब देखते हैं कि सब लोग कमेंट करके बताइए कि पठार के कौन कौन से कारण होते हैं, किन किन कारणों से पठार बनता है। पहला जो है आपका है निद्रा, दूसरा बीमारी, तीसरा थकावट, बीमारी, निद्रा, थकावट, चौथा है चोट, पांचवा है दुर्घटना, दुर्घटना, छठा है अरुचि, बीमारी, चोट, दुर्घटना, अरुचि, प्रेरणा में कमी, प्रेरणा में कमी, आलस्य, प्रेरणा में कमी हो, आलस्य हो, खराब शिक्षण विधि हो, खराब शिक्षण विधि, खराब शिक्षण विधि, और आपका जो लास्ट और 10th पॉइंट है वो है अगर आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल आलस्य वाला हो, यानी कि नीरस पाठ्यक्रम, नीरस पाठ्यक्रम, नीरस पाठ्यक्रम। ठीक, तो कौन कौन सा कारण है आपका? निद्रा, बीमारी, थकावट, चोट, दुर्घटना, अरुचि, प्रेरणा में कमी, आलस्य, खराब शिक्षण विधि, नीरस पाठ्यक्रम। देखिए अब इन सब कारणों को आप खुद से एनालाइज करिए कि पठार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। भाई अगर आपको नींद आ रही है, अगर आपको नींद आ रही है तो भी आपको क्या होगा
कि आप सो गए, आपकी जो सीखने की स्पीड थी वो बिल्कुल रुक गई, आपकी जो सीखने की स्पीड थी वो बिल्कुल ही रुक गई, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो क्योंकि आप सो गए, बीमार हो गए, आप हॉस्पिटलाइज हो, आप वहां कुछ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो कुछ टाइम के लिए। अब ये कहेंगे अगर आप बड़े हो गए भैया आप इंजेक्शन के बारे में जानते हो नहीं, ये ना कहो कि सर पहली बार इंजेक्शन देखे तो इंजेक्शन के बारे में सीख रहे हैं, हम सीख तो वहां भी रहे हैं, सीखते हैं आप, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप इतने स्लो हो जाते हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप, क्या कहा था वहां पे रॉस ने, कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिखाई देगा कि आपने कुछ सीखा भी है। तो वही हाल है कि बीमार हो गए आप, आपके जो सीखने की स्पीड थी वो बिल्कुल नॉर्मलाइज पे आके चली गई, अब आप यहां पे कुछ भी नहीं सीख रहे हो, बीमारी, थकावट हो गई, आप आराम करने लगे, चोट लग गई, दुर्घटना, अरुचि, प्रेरणा में रुचि, किसी चीज में रुचि ना हो अगर आपकी, और आपको हम कहें जबरदस्ती, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे तो, लेकिन सीखेंगे उससे कुछ नहीं, आंख बंद है, बढ़िया जम भाई आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा जब अरुचि हो जाएगी तो वहां पर भी आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेरणा में कमी, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, आप खुद से उन चीजों को नहीं सीखना चाहते हैं, तो भी आप वहां पे कुछ नहीं सीख पाएंगे। आलस है आपके अंदर तो भी नहीं सीखते हैं। खराब शिक्षण विधि, अगर कोई टीचर खराब शिक्षण विधि यूज करता है तो वहां पर होगा क्या कि आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी बोर नहीं होना है कि हम बोर हो जाएं, ठीक है, अगर बोर हो जाएंगे तो वहां पर भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और साथ ही साथ अगर पाठ्यक्रम ही नीरस बना दिया जाए, इसीलिए तो एनसीएफ जो है आपका, जो आपका सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, ये सब टाइम टू टाइम अपना जो सिलेबस है उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि बच्चों को पाठ्यक्रम नीरस ना लगे और उनका इंटरेस्ट जो है सिलेबस में वो बना रहे, और इसी वजह से वो पाठ्यक्रम को आपके अपडेट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहे आपके सभी कारण अधिगम के पठार के। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, पठार की विशेषताएं।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? देखिए आइए क्या करके देखते हैं। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन मतलब लाइफ टाइम चलती है ये प्रक्रिया। फिर अनुभव से बेहतर होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप चीजों को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जाते हैं तो अनुभव से बेहतर होता है। अभ्यास से निखारा जा सकता है। एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब इसके बहुत आयाम हो सकते हैं। सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, मतलब हम पहले सरल चीजों को सीखते हैं फिर कठिन की ओर बढ़ते हैं, तो सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं तो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। या एक सामाजिक प्रक्रिया है। स्थानांतरण हो सकता है, आपने अधिगम का स्थानांतरण बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है, तो क्या है ये अधिगम की परिभाषा है कि व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये सर यही आपकी सारी अधिगम की विशेषताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। अधिगम की परिभाषाएं वगैरह आपको बची हुई हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपका और बचा है, उसको खत्म करते हैं और उसके बाद आपका पूरा का पूरा अधिगम खत्म हो जाएगा। आपका अधिगम का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए फिर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मुझे विदा दीजिए। तब तक आप सब लोग घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।